हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू दृष्टि CUET, जहां पर हम आपका साथ देंगे फ्रॉम स्कूल टू करियर। आज मैं लेकर आ गई हूं आपके नेक्स्ट स्टेप की बात, यानी कि 12th में तो आप हैं ही, पर आपके साथ में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जुड़ गई है, विच इज योर CUET प्रेपरेशन। सो नाउ फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स जिनको नेक्स्ट ईयर 2027 का टारगेट है कि बहुत अच्छा पेपर अटेम्प्ट करना है CUET का और बहुत अच्छे उनके ड्रीम कॉलेज में जाना है, तो उनके लिए ये सेशन बहुत जरूरी है। प्लीज डू वॉच द क्लास टिल द वेरी एंड एंड ऑल्सो डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स जिन्होंने ज्योग्राफी के लिए सोचा है कि दे विल टेक दिस सब्जेक्ट एज देयर मेन डोमेन। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाली हूँ, क्या होता है पेपर में, किस तरह से आपको तैयारी करनी है, क्या क्या मेन चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है, किस तरह से प्रिपरेशन होगी। ऑल्दो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ड्रॉप लिया है इस साल, तो उन लोगों को ऑलरेडी पता है कि किस तरह से प्रिपरेशन होनी है, बट for a better version, for a more polished version, you have to watch this video. Alright, चलिए तो शुरू करते हैं हम आज की बात। और सबसे पहले बात करते हैं कि है क्या, किस तरह से होता है। Now for those students who already know about this, please you can fast forward this section, but for those students who are watching this or are very unaware of the whole CUET and NTA space, you have to really watch this video. Alright, चलिए तो कि सबसे पहले हमारी एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जिसको हम NTA के नाम से जानते हैं, आजकल बहुत ज्यादा सुर्खियों में भी चल रही है NTA। तो NTA जो है ये इसको कंडक्ट कराती है CUET को, और उसके बाद यहाँ पे दो टाइप के एग्जामिनेशंस होते हैं, UG यानी अंडर ग्रेजुएट और दूसरे होते हैं PG यानी पोस्ट ग्रेजुएट। तो अभी क्योंकि आप 12th स्टैंडर्ड में हैं, आपको UG CUET UG की प्रिपरेशन करनी है। आपको सेम सब्जेक्ट अगर आप कभी सर्च करेंगे या आपको सिलेबस की जानकारी चाहिए, वीडियो देखनी है, तो ये बात ध्यान रखें कि आप CUET UG के बारे में सर्च करें, ना कि CUET PG के बारे में। सेम सब्जेक्ट आपको PG में भी मिलता है, ठीक है। तो बेस्ट आपके लिए तरीका अभी आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाने का, यूनिवर्सिटीज में जाने का, यही बेस्ट तरीका अभी के लिए हमारे पास है। तो इसमें जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो डीम्ड हो, प्राइवेट हो, सेंट्रल हो, स्टेट हो, कैसी भी यूनिवर्सिटीज हो, सारी की सारी हमारी इसी के अंडर CUET के इवैल्यूएशन के बाद ही आपके लिए ओपन होगी, ठीक है। तो दिस इज वाई CUET इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब होता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता कि पेपर कैसा आएगा, किस तरह से अटेम्प्ट करना है, तो हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो काम नहीं करती। पेपर में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं आता कि एक्सट्रीम ऐसे IAS UPSC वाले लेवल का पेपर आ रहा है। बात बस इतनी सी है कि आपकी मेरिट, आपकी जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा है और उसके साथ में टाइम बहुत कम है, तो प्रेशर अपने आप से बिल्टअप हो जाता है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी करेक्ट नहीं है तो यहां पर आप लूज कर सकते हैं, एंड टू बी ऑनेस्ट एज योर टीचर आई रियली डू नॉट वांट दैट, ठीक है। तो चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये कि आपको ना 60 मिनट्स मिलेंगे पेपर अटेम्प्ट करने को, यानी कि 1 घंटा। अब 1 घंटे में आपको क्वेश्चंस भी देखने हैं, आपको 1 घंटे में आंसर्स भी करने हैं। CBT पेपर होता है आपका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, पर कई बार बहुत सारी और प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे आपने अभी न्यूज में देखा होगा कि नहीं चला, ऑल्दो बाद में उन लोगों को एक्स्ट्रा टाइम दिया गया, बट वॉट एवर द सिचुएशन इज यू हैव टू बी वेरी प्रिपेयर्ड अबाउट इट, है ना। तो हमें प्रेपरेशन ऐसी करनी है कि 60 मिनट्स में हम उस 60 मिनट्स को पूरा यूटिलाइज ही ना करें। अगर 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उन 50 क्वेश्चंस को 50 मिनट्स में ही खत्म कर दो, 45 मिनट्स में ही खत्म कर दो, जब आप प्रैक्टिस करोगे तब, है ना। ये तब होगा जब आप बिल्कुल एंड में जाकर उसकी प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, या अगर आप चैप्टर वाइज क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं तो भी आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। दिमाग से ये निकाल दीजिए कि 60 मिनट का टारगेट है, टारगेट अपना छोटा करिए 50 मिनट्स का और उसमें अटेम्प्ट करके क्वेश्चंस देखिए, तब एक्चुअली आपको पता चलेगा कि आपकी स्ट्रैटेजी कैसी है, ठीक है। तो 60 मिनट्स का पेपर आपका होता है ऑफिशियली, जो हमारे पास डेटा है उसके साथ में +5 फॉर एवरी करेक्ट आंसर। तो अगर आपका आंसर ठीक है, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। तो अगर मैक्सिमम मैं नंबर लेके चलती हूँ कि भाई 50 में से 50 क्वेश्चन सही कर दिए आपने एंड यू आर ब्रिलियंट, तो आपके नंबर कितने आने चाहिए, 250, है ना। तो टोटल मार्क्स आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए, 250, ऑलराइट। पर वहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, अभी तक आपका CBSE में ना इन सब चीजों का
कुछ देखा नहीं होगा इफ यू हैवंट गिवन एनी ओलंपियाड्स। अगर ओलंपियाड्स दिए हैं तो आपको पता होगा कि नेगेटिव मार्किंग भी होती है, अगर नहीं तो पहली बार आप फेस करेंगे कि नेगेटिव मार्किंग किस तरह से होती है। तो आप समझ रहे हैं कि अगर आपका एक क्वेश्चन नंबर 1 ठीक है तो आपको +5 मिले, और वहीं पर अगर आपका क्वेश्चन नंबर 2 गलत हो गया तो -1 हुआ, तो टोटल नंबर कितने हो गए आपके 4। तो आपने जो +5 जीते हैं ना उसमें से भी एक नंबर जा सकता है, गलत के 0 नहीं मिलेंगे, -1 मिलेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब तक आप किसी क्वेश्चन में श्योर नहीं है, आपको डाउट आ रहे तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना। 0 ही तो मिलेगा ज्यादा से ज्यादा, माइनस में तो नहीं जाएगी ना नंबर, राइट। तो इस स्ट्रैटेजी के साथ में आपको काम करना है। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं किस तरह से क्या पेपर का हमारा कंडीशनिंग होती है, क्या स्ट्रक्चर है इस पेपर का। तो बेसिकली हमारा जो CUET है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होता है आपका लैंग्वेज सेक्शन, दूसरा होता है डोमेन सेक्शन, और थर्ड होता है आपका GAT यानी कि जनरल टेस्ट है ना, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो अब इसमें होगा कि आपका जो लैंग्वेज है उसमें आप बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स चेक की जाती हैं। इंग्लिश जैसे अगर आप लोग लेना चाहें, हिंदी आप लेना चाहें, कोई और भी भाषा आप लेना चाहें तो इसमें से ले सकते हैं। तो सेक्शन ए होता है आपका लैंग्वेज का। सेक्शन 3 होता है जनरल टेस्ट, इसमें आपका लॉजिकल रीजनिंग यानी क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव इस टाइप की चेकिंग होगी। उसके साथ में जो करंट अफेयर्स होते हैं, स्टैटिक जीके, करंट जीके, इन दोनों को भी मिक्स करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी भी अलग से क्लासेस होती हैं, आपको इसके बारे में पता ही है। बेस्ट तरीका ये है कि थोड़ा सा न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ को फॉलो करते चलिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, मार्क्स अपने क्यों इन्हें छोड़ने हैं हम लोगों को। फिर आता है आपका डोमेन सब्जेक्ट, जहां पर मैं आपको ज्योग्राफी के बारे में बताऊंगी, ठीक है, बिकॉज द सब्जेक्ट इज ज्योग्राफी, माई सब्जेक्ट इज ज्योग्राफी, सो आई टेल यू इफ यू वांट टू टेक ज्योग्राफी एज योर डोमेन और नॉट, ठीक है। तो ये हमारा ज्योग्राफी का डोमेन है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके अलावा भी आप और डोमेन ले सकते हैं, आप चाहें तो ज्योग्राफी ले सकते हैं, नहीं चाहें तो मतलब जो भी आपके 12th के सब्जेक्ट्स हैं उनके बेसिस पे आप डोमेन सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे चलें। अब देखिए सिलेबस के बारे में मैं आपको डिस्कस करके बता देती हूँ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक चीज जो अभी तक 2026 तक का जो CUET का पेपर है, इस CUET के पेपर में सिर्फ और सिर्फ 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस आता है, सिर्फ 12th स्टैंडर्ड CBSE का सिलेबस आता है। अब वो बच्चे जो किसी और बोर्ड में हैं, किसी भी और बोर्ड्स में हैं आप, तो CUET का पेपर बच्चे CBSE की जो 12th स्टैंडर्ड की बुक है यानी NCERT, अब NCERT हमारी 12th स्टैंडर्ड में 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना। तो ये दोनों ही बुक्स आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, इनको आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है। तो जो CBSE वाले बच्चे हैं उनको तो एक बहुत अच्छा इसमें पॉइंट मिल जाता है कि उन्हें 12th में वही पढ़ना है, वही पेपर में आएगा। वो बच्चे जिनके पास जो CBSE स्कूल्स में नहीं है, स्टेट बोर्ड में है, ICSE में, किसी और टाइप के मतलब किसी और ICS में है, सॉरी नॉट ICSE, मतलब अलग किसी टाइप के स्कूल्स में है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो NCERTs अपने पास रखें, लाइन टू लाइन उनको रीड करें, चैप्टर वाइज रीड करें, क्योंकि उन्हीं लाइंस में से आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या क्या है हमारे पास, एक बेसिक आइडिया मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। नेचर एंड स्कोप आपके जो टॉपिक्स हैं आप देखेंगे। पीपल, ये हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। तो आपकी 12th स्टैंडर्ड की जो ज्योग्राफी है वो ह्यूमन ज्योग्राफी पे बेस्ड है। आपने 11th स्टैंडर्ड में जो पढ़ी थी दैट वाज फिजिकल ज्योग्राफी, तो हमने वर्ल्ड फिजिकल और इंडियन फिजिकल पढ़ी थी। अब हम जो पढ़ेंगे वो वर्ल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी और इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या क्या है, नेचर एंड स्कोप है आपका, किस तरह से लोग रहते हैं, उनका पैटर्न क्या है, डायनामिक्स क्या है, ये सारी चीजें। देन वी हैव ह्यूमन एक्टिविटीज, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टनरी। फिर हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट और ट्रेड की, क्योंकि ये भी ह्यूमन एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसका जो हमारा सिलेबस है इसको हम किसी और वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको किसमें क्या क्या चीजें आती हैं। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो आपको वेट करना है फॉर द डिटेल्ड सिलेबस। इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए कुछ बेसिक आइडिया मैं आपको बताती हूँ कि आपका जो 250 on 250 है वो किस तरह से आपको स्कोर
करना है, ठीक है, क्या स्ट्रैटेजी है। दूसरी जो बुक है हमारी इंडिया पे बेस्ड है, तो इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, तो इंडिया के बेसिस पे ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। पीपल एंड सेटलमेंट्स, इंडिया के बेसिस पे अगेन किस तरह से लोग यहाँ रह रहे हैं, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, किस तरह से वो सेटल्ड है, ये सब। देन वी हैव ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड, जैसे मैंने आपको बताया था कि वहां पर हम वर्ल्ड की ट्रेडिंग रूट्स के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे हम इंडिया के ट्रांसपोर्ट और ट्रेड के बारे में बात करेंगे। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, क्या प्लानिंग स्ट्रैटेजी रही है हमारी, किस तरह से हमने काम किया है। देन एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या इकोलॉजिकल वेस्ट है या इकोलॉजिकल इश्यूज हैं, वो सारी चीजें हम इस टॉपिक में, मतलब इन सारे टॉपिक्स में पढ़ने वाले हैं। अब आपका क्या तरीका होना चाहिए, आपका आई एम प्रिटी श्योर टारगेट ये है कि आप 250 अपॉन 250 स्कोर करें, होना भी यही चाहिए, है ना। अगर आप 250 स्कोर सोचेंगे कि 250 में से 250 आए, तब जाकर आप कहीं 200 220 तक पहुंचेंगे, और आपको पता है कितना ज्यादा टफ कंपटीशन है। तो ये एक बहुत छोटा सा, आप चाहें तो स्लाइड का एक पिक्चर स्क्रीनशॉट ले लें कि आपको करना क्या है, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले एनसीईआरटी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लीजिए, बेस्ट फ्रेंड, बिल्कुल किसी और बुक की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है, हर एक चीज एनसीईआरटी में से सीधे स्टेटमेंट पूछ लिए जाते हैं। एनसीईआरटी के वो जो छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी रीड नहीं करें तो आप 12th के बोर्ड्स के लिए तो गलत कर ही रहे हैं फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स, और अगर आप एनसीईआरटी रीड नहीं कर रहे तो याद रखिए कि सीयूईटी के लिए भी बहुत गलत कर रहे हैं। और वो बच्चे जो सीबीएसई को नहीं बिलोंग करते उनके लिए भी एनसीईआरटी बहुत ज्यादा जरूरी है, एब्सोल्यूट बेसलाइन फॉर एनटीए। एनटीए का पेपर, आपका जो सीयूईटी का यूजी का पेपर होता है, वो एनसीईआरटी से बाहर से नहीं आता, ठीक है। चलिए, अब दूसरी चीज है आपका डेली प्रैक्टिस। डेली प्रैक्टिस कैसे, ऐसा नहीं है कि अभी मैम बहुत टाइम है, नेक्स्ट ईयर करना है, तो कोई बात नहीं, 2 बुक्स भी तो हैं, और क्या आप एक ही डोमेन लेके चलेंगे, और भी तो डोमेन्स लेंगे। आपको जीएटी की भी प्रिपरेशन करनी है, लैंग्वेज की भी प्रिपरेशन करनी है, सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो क्या ये सारी चीजें एक साथ में हो जाएंगी? नहीं। बेटर क्या है कि अगर हम एक चैप्टर आज पढ़ रहे हैं, अगर हमने एक चैप्टर आज कंप्लीट कर लिया, तो उसकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन करने के साथ साथ सीयूईटी की प्रिपरेशन भी क्यों नहीं हो रही। आपको ताज़ा ताज़ा आपने पढ़ा है, बहुत इजीली आप रिटेन कर सकते हो उसको। जितना ज़्यादा उसको डेली प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा मेमोरी में वो रिटेन रहेगी, आपको लास्ट मूवमेंट तक का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देन वी हैव PYQs, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, मतलब आई कैन नॉट स्ट्रेस इट एनी फर्दर, इतना इंपॉर्टेंट है ये। PYQs अगर आप करके चले गए तो आप ये सोचिए कि आपका पूरा सिलेबस खत्म हो चुका है। PYQs करने कब है, या तो आप इनको चैप्टर वाइज निकाल के रखिए, है ना, या फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर आप चैप्टर वाइज नहीं निकालना चाहते तो सिलेबस पूरा खत्म करिए। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि नवंबर तक आपका पूरा सिलेबस खत्म है। जब नवंबर तक पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन प्री बोर्ड्स में करेंगे। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वापस से रीड करेंगे, वापस से मतलब कम से कम 2 से 3 बार आपको एनसीईआरटी रीड करनी है। उसके बाद आपका पीवाईक्यू का टाइम आएगा। और अगर आप इस टाइप के हैं कि आपको लग रहा है अभी से कर सकते हैं, बिल्कुल करिए, बहुत अच्छी बात है, इट्स इवन ब्रिलियंट, बट आपको चैप्टर वाइज करना है उसे फिर अभी के टाइम पे, ठीक है। तो चैप्टर वाइज भी आपको पीवाईक्यूज बहुत सारी जगह से मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज पढ़ने शुरू करिए, उनको अटेम्प्ट करने शुरू करिए, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एक्टिव रिविजन, एक बार हो गई मैम बुक, अब तो बाद में जब बुक 2 खत्म हो जाएगी तब खोलेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, भूल जाएंगे तब तक। हमारी मेमोरी इतनी ज्यादा रिटेन नहीं करती है ना, हमें बार बार उसको रिवाइज करने की जरूरत है। तो डेली प्रैक्टिस इज अ मस्ट, हर एक टॉपिक का। बुक 1 खत्म हो गई, बुक 2 आपने शुरू कर दी, बीच बीच में कभी कभी कुछ टॉपिक्स देख लिए, उनकी प्रैक्टिस करते रहे। भले रीड मत करो बुक, बट प्रैक्टिस तो कर सकते हैं ना, इट्स अ फन वे टू रिटेन योर मेमोरी, राइट। मॉक टेस्ट, जब सब कुछ खत्म हो जाए तो आपको एंड में देने हैं मॉक टेस्ट, ताकि आपको पता चले कि आप कितना प्रेशर हैंडल कर सकते हैं, आपको पता चले कि कितनी एक्यूरेसी आपकी मेंटेन्ड है। बात ये नहीं है कि आपको 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, बात ये है कि 50 में से आप कितने करेक्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दिस पेपर ऑफ सीयूईटी। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप कितने करेक्ट क्वेश्चन करें, कितनी एक्यूरेसी है आपकी, ये बहुत मैटर करता है। तभी आप लोगों से फाइट कर पाएंगे, उस कॉम्पिटिशन में आ पाएंगे,
राइट? सो आई गेस यस दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। याद रखिएगा ये कुछ आपके 5 स्टेप्स हैं जिनकी वजह से आप अगर पूरे साल इसको बस ऐसे आंख बंद करके इसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर यहाँ होने वाला है 250। सो वी आर टारगेटिंग 250 ऑन 250 एंड आई होप सो आई यू। कोशिश करिए, एनसीईआरटी पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर उससे पहले मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताना चाहती हूं और वो ये है कि आपके लिए फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हियर हमने लॉन्च किया है एक बहुत प्यारा सा बैच। तो मैं दृष्टि की ऐप पर वेबसाइट पर जा रही हूं, मैं यहां पर एक्सप्लोर पर गई और आप यहां पर देख सकते हैं स्कूल, और स्कूल में CUET, और CUET के लिए हमारे पास में ना देखिए कैंपस बैच जो है वो लाइव है। आप देख रहे हैं ये 2026 और 2027, तो ये इस साल के लिए हमने कैंपस बैच लाइव कर दिया है। GAT लैंग्वेज के लिए अलग अलग कोर्सेज हैं हमारे पास। ह्यूमैनिटीज के लिए देखिए हमारे पास एक फ्यूजन बैच भी है जिसमें हम आपकी एक कैंपस बैच है जो आपको सिर्फ और सिर्फ CUET की प्रेपरेशन करा रहा है। ठीक है, सिर्फ किसकी प्रेपरेशन करा रहे हैं यहाँ पर? CUET की। ये उन बच्चों के लिए हैं जिन्होंने ड्रॉप लिया है, उन्हें बोर्ड्स की प्रेपरेशन की जरूरत नहीं है। बोर्ड की प्रेपरेशन और CUET की प्रेपरेशन में थोड़ा सा फर्क होता है, यही फर्क आपको इन बैचेस में भी मिलेगा। ह्यूमैनिटीज का जो फ्यूजन बैच है, इस फ्यूजन बैच में आप देखिए हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, तो आपको कोई ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। 2026 टू 2027 का है। यहां पर आपका बोर्ड्स की प्रेपरेशन भी होगी, CUET में ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम की भी प्रेपरेशन होगी। ये इसका वैलिडिटी आपको 14 मंथ्स की मिलेगी एंड दिस इज द रेट चार्ट। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ऑल राइट, ठीक है। सो ये हैं हमारे कॉमर्स के भी कोर्सेज हैं, साइंस के भी कोर्सेज हैं। यू कैन ऑलवेज गो एंड चेक इट आउट ऑन दृष्टि लर्निंग ऐप। ये आपका टेस्ट सीरीज का बार है, ये कोर्सेज का बार है। एंड फॉर ऑल द 12th आपको पता ही है कि हमारे स्कूल में आपके लिए भी कोर्सेज हैं, है ना। तो सॉरी, SSC का गलती से मैंने खोल दिया है कोर्स एंड हियर वी गो। अच्छा चलो ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, नहीं सुन रहा है मेरी बात, गलती से बार बार SSC पे क्लिक हो रहा है, बट दैट्स ओके। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट दैट यू हैव टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स हु आर गोइंग टू टेक ज्योग्राफी एज अ डोमेन, who are going to who are going to give CUET the next year, which is 2027, and are going to start their preparation from now on. All the best for your students. मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगली वीडियो में बहुत ही जल्दी। बाकी आपको कोई भी और क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन पर जरूर बता दीजिएगा। थैंक यू। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।